हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मैं नरेश शर्मा आज आपके साथ में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इसको लेकर के अभी कुछ समय से द हिंदू में आर्टिकल्स आए। बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे लीगल एजुकेशन की इंडिया में। आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि लीगल एजुकेशन इन इंडिया, इसकी प्रॉब्लम्स और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, जितने भी लोग इस समय लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो अभी करंट में लॉ के स्टूडेंट्स हो या जो पहले कभी लॉ स्टूडेंट रहे, आज वो कहीं पर लीगल सेक्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आज कहीं वो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, या लॉ करने के बाद बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, बहुत सारी लीगल फील्ड में काम करने वाली फर्म्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या कंपनीज होती हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं, बैंक्स में चले जाते हैं एज ए लीगल एडवाइजर, या अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट लिटिगेशन करते हैं। अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, काफी समय पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी जो कि आपके आंखें खोल देगी कि इंडिया में लीगल एजुकेशन की कितनी खस्ता हालत है, उसकी क्या सिचुएशन है। देखो, ये जो लीगल एजुकेशन को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया था। बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, एमिनेंट लॉयर्स थे, रिटायर्ड जज वगैरह, उनको भी इसमें रखा गया। बहुत सारा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया और इंडिया में जो लीगल एजुकेशन है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस और टिल नाउ, अब तक का इन्होंने एक इस पर रिसर्च किया और कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया और कुछ उस पर अपनी रिकमेंडेशंस भी दी। सबसे पहले हम चलते हैं कि लीगल एजुकेशन का इंडिया में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हम इंडिया में अगर हम लीगल एजुकेशन के बैकग्राउंड की बात करें तो एक तो 12th के बाद में क्लैट वगैरह के एग्जाम होते हैं और 5 इयर्स का आपके पास में लॉ कोर्स होता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद में डायरेक्ट एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, या एलएलबी करने के बाद बहुत सारे लोग उसमें पीजी करते हैं, एलएलएम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें पीएचडी भी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये अभी हमारे यहाँ जो लॉ के कोर्सेज हैं उनका एक सिस्टम है। उसमें लॉ करने के बाद बहुत सारे लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, या जुडिशरी में चले जाते हैं, या सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, या अपना टीचिंग में करियर बनाते हैं। ठीक है, ये उनका सिस्टम अभी तक का चलता है। अब अगर हम अपने यहाँ लीगल एजुकेशन की कुछ अन्य एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ हमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें देखने को मिलेंगी कि जब इन्होंने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की तो इस कमेटी ने पाया, और ये आप भी मानते होंगे, कमेटी तो ठीक है बाद में बता रही है, बाकी आपको खुद पता होगा, इंडियन सोसाइटी को अब बहुत अच्छे से पता होगा। इंडियन सोसाइटी में जो एजुकेशन है उसमें अगर हम बात करें मेडिसिन की और इंजीनियरिंग की, फिलहाल जो दो ऐसे करियर फील्ड बने हुए हैं, या तो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया जिसमें आईआईटी जैसा मींस जो है एजुकेशन की, हम वहां पे हमारी टेक्निकल एजुकेशन की बात हो गई। दूसरा हमारे पास में फील्ड बचता है जो है मेडिसिन का, कि लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं या अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं। तो जितना रेस्पेक्ट, जितना बूस्ट मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में मिला, उस तरह का सपोर्ट, उस तरह का फंडिंग और उस तरह की पॉलिसी हमको लीगल एजुकेशन में देखने को नहीं मिलती सिंस इंडिपेंडेंस, तब से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं कि इंडिया में यदि कोई कह रहा है कि भाई मैं एमबीबीएस हूं, या मैं जो है स्टडी कर रहा हूं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, ठीक है, या कोई बोल रहा है कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। अच्छा, कोई किसी को बोल देते हैं, बोला ये क्या है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, या कोई सिविल सर्वेंट है। जैसे कोई व्यक्ति ये बोलता है कि बोला आप क्या है, बोला मैं एडवोकेट हूं, तो दूसरे लोग कई बार ये पूछते हैं अच्छा ठीक है वो तो हो, लेकिन करते क्या हो। मींस यहां मेरा कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई व्यक्ति लीगल करियर में आता है, स्पेशली लिटिगेशन में आता है, अगर वो रिसर्च में आता है तो उसके साथ में उतना कंफर्ट और वो लग्जरी नहीं होती जब वो नॉर्मली
मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने इस पर एक रिसर्च किया। जैसे इनका कहना है कि अगर हम सिंस इंडिपेंडेंस से बात करें तो 1990s में आकर के हमने लीगल एजुकेशन के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। मींस भाई उससे पहले हमने आईआईएम बनाना स्टार्ट कर दिया था, आईआईटी हम बहुत सारे बना चुके थे, एम्स बना चुके थे, लेकिन हमने लीगल करियर के लिए, लीगल फील्ड की एजुकेशन के लिए ऐसे कोई विशेष स्टेप्स नहीं लिए थे 1990s तक की अगर हम बात करें। जब एनएलयू एस्टेब्लिशमेंट इनका स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में कुछ चीजें हमें देखने को मिली। जब 1990s के बाद जब एनएलयू एस्टेब्लिश हुई, कुछ उनको पुश मिला, तब उसके बाद जाकर के क्या हुआ कि कुछ लोगों को लीगल सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए उनको पुश मिला। जब बहुत सारे लोगों ने लॉ किया, कुछ लोग किसी एक सर्विस में चले गए, कुछ लोगों ने जो है लिटिगेशन स्टार्ट कर दिया, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो थे तो वो कहीं किसी स्कॉलरशिप के नाम पर कहाँ चले गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, वहां जाकर के उन्होंने अपना लीगल सेक्टर में करियर बनाया। ठीक है, तो इतना सा हमको ये सब कब मिलना स्टार्ट हुआ, ये मिला एनएलयू के बाद। और इंडिया में से बहुत कम लोग हैं जो एक तो रोड्स और शेवनिंग की जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको कुछ लोगों को मिल जाती है, और वो भी मींस इंडिया के जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के स्टूडेंट्स को ही मिलती है, और वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लीगल करियर बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तो हमने कह दिया कि ठीक है भाई, हमने इंडिया में लॉ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को बना दिया, लेकिन जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो तो बहुत थोड़ी सी हैं, स्मॉल अमाउंट में है, वो बहुत मींस एक मैं कहूं स्मॉल नंबर, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। बाकी ऑल ओवर इंडिया जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ तो करा रही हैं, लेकिन उनको ये क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अ सी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेडियोक्रेसी। मींस अगर मुट्ठी भर इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटीज को हम निकाल करके साइड में रख दें तो बाकी कितने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लॉ के नाम पर बस केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मींस वो एक मिडिल और एवरेज और बिलो एवरेज लेवल की जो लीगल एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आप सोच लो कि अगर मुट्ठी भर हमारे पास लॉयर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे जो टॉप लॉ स्कूल से पढ़ करके आ रहे हैं, बाकी जो हजारों लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं जो लीगल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके भविष्य से कितना खिलवाड़ होता है। मींस उनकी डिग्री टाइम पर नहीं मिलती, एलएलबी वो कंप्लीट कर रहे हैं, कभी कॉलेज नहीं देखा उन्होंने, कभी कोई एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किया, वो एलएलबी कर रहे हैं, उनसे आप एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, उनको कभी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होते, उनको कभी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता होती, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है ये नहीं पता होता, और उनके हाथ में लॉ की डिग्री होती है। कितने सारे जो लीगल मींस फील्ड में एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं और छोटे मोटे अपने पास काम कर रहे हैं एलएलबी करने के बाद। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ का जो लीगल एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, बिकॉज वो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के नाम पर उस टॉप क्लास की लीगल एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये हमेशा एक शिकायत है। जैसे मैं आपको एक डेटा की बात करूं कि पूरे वर्ल्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक रैंकिंग तैयार होती है जिसको बोलते हैं क्यूएस, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के केवल 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड की किसी रैंकिंग में काउंट होते हैं। एक तो है आपका जिंदल जो है ग्लोबल लॉ स्कूल, और दूसरा ये आपका जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, उसी का ये दूसरा पिक है। ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास में कौन है, एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि ये वाली इसकी पिक है। ठीक है, तो ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल हो गया और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी बेंगलोर वाली हो गई। इन दो के अलावा ऑल ओवर इंडिया कोई भी ऐसा लॉ स्कूल नहीं है इंडिया का जो वर्ल्ड की टॉप 250 में कहीं भी अपनी रैंकिंग लेकर के दिखा पाए। ठीक है, ये सिचुएशन है इंडिया में लीगल एजुकेशन की। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन?
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट कि उसने ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाई, उतनी फंडिंग नहीं की, उस पर काम नहीं किया। जैसे 250 लॉ की इसमें मात्र 2 हमारे पास में है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपको एक बात कहूं, जब भी हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास में अलग से एक बॉडी है जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन को डील करने के लिए स्पेशल हमारे पास एक बॉडी है AICTE। जब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन भारत, ये हमारे पास में है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इंडिया में लीगल एजुकेशन के लिए क्या ऐसी कोई स्पेशल बॉडी है? इंडिया में लीगल एजुकेशन को घुमा फिरा करके अगर कोई रेगुलेट कर रहा है तो बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने जो बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, लीगल प्रैक्टिस की बात होती है, लिटिगेशन की बात होती है, लॉयर्स के कंडक्ट की बात होती है, उनसे तो फुर्सत मिले, उसके पास में पहले से इतना काम है। मींस यहाँ पर कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है, यहाँ पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस है? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE है, जैसे मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे पास में मेडिकल कमीशन है, वैसे ही इंडिया में लीगल एजुकेशन के लिए हमको बनानी होगी एक अलग से कोई ऐसी स्पेशल इंडिपेंडेंट बॉडी जो वैसे ही काम करे जैसे कि मेडिकल सेक्टर में वो एक स्पेशल बॉडी काम कर रही है और जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE काम कर रही है। जैसे उन्होंने इसमें एक नेम भी सजेस्ट किया है, उन्होंने क्या कहा है, एक ये होना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। एक इस नाम से एक बॉडी बनाओ, ठीक है, नेम कोई चेंज भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कंसर्न हमारा ये है कि एक स्पेशल लीगल एजुकेशन के लिए एक इंडिया में बॉडी होनी चाहिए जो इस बात पर फोकस करे कि इंडिया में लीगल एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हो। मींस जो लीगल एजुकेशन के नाम पर बहुत सारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई लीगल एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं करा रहे, उनकी वर्षों मींस पूरे 3 साल में हो सकता है उनकी 300 दिन क्लास नहीं होती, एग्जाम के नाम पर ओपन बुक एग्जाम का करा दिया जाता है, खुलेआम उनकी चीटिंग करा दी जाती है। आप आसपास में बहुत सारे, अभी भी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहां पर लीगल एजुकेशन के नाम पर LLB के नाम पर फीस ले ली जाती है और एग्जाम करा दिए जाते हैं, डिग्री दे दी जाती है, उसका बस एक चार्जेस लगते हैं कि भाई आप पर पेपर इतना दे दीजिए, आपको इतने मार्क्स चाहिए इतना पैसा दे दीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर पहले चाहिए उसका इतना पैसा दे दीजिए। आज भी इंडिया में ये सिचुएशन चल रही है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसका कहना है कि इन सारी चीजों पर हमको ध्यान देना होगा, एक अलग से लीगल एजुकेशन के लिए बॉडी बनानी होगी। उसमें हमको रखने होंगे कौन, जो एमिनेंट एकेडमिशियंस होंगे उनको रखो उसमें, एमिनेंट जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं उनको रखो उसमें, जिनका अनइम्पैकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज में लेकर के आओ और उनको लॉ कॉलेजेस में लेकर के आओ। ये जो हम नई बॉडी बना रहे हैं NCLER, अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो, है ना, ये लेकर के आओ, उसमें इन लोगों को क्या दो, स्पेस दो। जैसे एक डेटा और मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में अगर हम लीगल सेक्टर में रिसर्च की बात करें तो हम कितना रिसर्च कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम क्या दे रहे हैं वर्ल्ड को लॉ सेक्टर में रिसर्च करके। तो यहां पर ये कहते हैं कि bolstering research, many of India's 1700 all or law schools principally focus on teaching with scant attention on research। means हमारे यहाँ केवल और केवल फोकस हो रहा है लीगल एजुकेशन में टीचिंग पर, कोई फोकस नहीं है हमारे यहाँ किस पर, रिसर्च पर। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडिया है वो कंज्यूमर बन गया है लीगल नॉलेज का, लीगल रिसर्च का, लीगल नॉलेज का, लीगल एक्सपर्टीज के। हम क्या बन गए हैं, बस कंज्यूमर बन गए कि वर्ल्ड में जो दूसरे कंट्रीज में रिसर्च हो रहे हैं उसको हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, वर्ल्ड को हम दे क्या रहे हैं। मींस हमको क्या बनना होगा, लीगल नॉलेज के कंज्यूमर से हमको बाहर निकल कर के आना होगा, लीगल नॉलेज का प्रोड्यूसर हमको बनना होगा कि हम भी रिसर्च करें और इस वर्ल्ड को हम दें कुछ। जैसे मैं आपके पास में एक ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ, स्कोपस नाम आप देख पा रहे होंगे। ये क्या करता है कि वर्ल्ड के लीगल रिसर्च के जितने जर्नल्स हैं उनकी एक रैंकिंग तैयार करता है, लिस्ट तैयार करता है। तो जो टॉप क्लास के जर्नल्स होते हैं वो इसकी लिस्ट में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें
इतने सारे जर्नल्स की लिस्ट तैयार करता है, अराउंड 800 जर्नल्स की लिस्ट तैयार करता है। इंडिया के कितने भाई इसमें? इंडिया के कुछ तो जर्नल्स इसमें आने चाहिए थे ना 800 में। इससे ये सिद्ध होता है कि इंडिया में जब हम लॉ जर्नल्स की बात कर रहे हैं, लीगल सेक्टर में रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो हम केवल क्या है, कंज्यूमर बने हुए हैं। हम लीगल नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम रिसर्च नहीं कर रहे, R&D नहीं कर रहे हम लॉ में। इसीलिए हमारे क्या है कि बहुत कम, कोई मुश्किल से बेयरली अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर जर्नल, थोड़े से 2-4 जर्नल्स बस ऐसे हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास के लीगल जर्नल्स में हमारी काउंटिंग होती हो। उसमें भी हमारी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पर हम पुअर लेवल ऑफ रिसर्च इन इंडिया लॉ स्कूल्स में। आप खुद सोचिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डीयू की लॉ फैकल्टी, उसमें देखिए आप कि कितना लीगल रिसर्च हो रहा है ना। क्लासेस का वहां पर शेड्यूल देखिए आप, जो है नेशनल अपना ये जो डीयू है उसमें कभी भी क्लास कैंसिल हो जाती है, कितना आप वहां पर रिसर्च करवा रहे हैं। क्लासेस तक टाइम पे नहीं चलती, कहाँ लेकर के जाओगे? कैसे हम वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन से अपने आप को मींस जो है कम्पीट करेंगे? कब हम लीगल नॉलेज के प्रोड्यूसर बनेंगे, जो जस्ट अभी हम कंज्यूमर बने हुए हैं। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम उन्होंने बताई, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे इस प्रॉब्लम को लेकर के कि जो हम केवल अपने यहाँ क्या दे रहे हैं, बच्चों को बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एजुकेशन के नाम पे। तो एक बार ये जो जानते होंगे इनको आप, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने एक बात कही थी जो कि आपके दिल को भी चुभ जाएगी, हमको भी लग जाएगी। ठीक है, ये बात देखो उन्होंने क्या कही थी, द वैल्यू ऑफ ए कॉलेज एजुकेशन, एक जो कॉलेज एजुकेशन की जो वैल्यू है, इज नॉट द लर्निंग ऑफ मेनी फैक्ट्स। उस जो कॉलेज है वो फैक्ट लर्न करवाने के लिए नहीं होते कि आपके बहुत सारे फैक्ट पता है, आपको अकबर पता है, आपको राम पता है, आपको कुरान पता है, या आपको बहुत सारे और फैक्ट पता है, उसके लिए नहीं होते कॉलेज। कॉलेज किस लिए होते हैं? द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। अगर हम अपने कॉलेजेस में अपने यूथ को थिंक करने के लिए, उनको थिंकिंग क्रिएचर बनाने के लिए अगर हम उनको ट्रेंड नहीं कर पा रहे, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हम बस बच्चों को क्या दे रहे हैं, लर्निंग ऑफ मेनी फैक्ट्स। कई बार आपने सुना होगा, मणिकांत सर हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए, वो एक बात कहते हैं कि बी अ थिंकिंग क्रिएचर। ठीक है, तो हम अपने एजुकेशन सेक्टर को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, अपने यूथ को हम क्या बनाना चाहते हैं, हमको बनाना चाहिए उसको बी अ थिंकिंग क्रिएचर, कि वो सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। हालांकि एक नया स्टेप अभी आया है कि आने वाले कुछ टाइम में 9th 10th 11th 12th इन एग्जाम्स में स्टार्ट होने वाला है ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम, उससे होगा क्या कि क्वेश्चंस का जो नेचर है वो फैक्ट की बजाय किस में डेवलप हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा एनालिटिकल थिंकिंग के लिए। एक जो है उस क्वेश्चन को बच्चे को सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा, वो एक सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसको अपने माइंड का एप्लीकेशन उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम उसके लिए एक स्टार्ट है कि हाँ, हमारे आने वाली जो यूथ है वो केवल फैक्ट लर्न करने की मशीन ना हो करके उनके पास में थिंकिंग कैपेबिलिटीज हो, वो एनालिसिस कर सकें, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, आपस में फैक्ट्स को, पॉइंट्स को रिलेट कर सकें, वो डॉट्स को कनेक्ट कर सकें, इंडिया की प्रॉब्लम्स को देख सकें, उनके सॉल्यूशन पर सोच सकें। केवल ये पढ़ने से कि इंडिया में कौन कौन किंग हुए, कौन किसका बेटा था, बल्कि हमको क्या करना होगा कि कौन किसका बेटा था, इससे ऊपर उठ जाओ, ये देखो कि उन्होंने क्या किया और हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, कि इंडिया की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर हमको ये जो बात है इनकी, अल्बर्ट आइंस्टीन की, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि हम अपने यूथ को हम किस पर फोकस करना चाहिए, कि उनको हम फोकस करें कि भाई वो थिंकिंग क्रिएचर बने। ठीक है, और क्या करना होगा कि इंडिया के जो लॉ स्कूल्स हैं हमको उनको थ्राइव करना होगा, ग्लोबलाइजिंग करना होगा उनका, कि वो ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सकें। इसीलिए उसके लिए हमारे पास जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे कि हमको क्या करना होगा कि ग्लोबल करिकुलम बनाना होगा। अपनी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं, आज बहुत सारी लॉ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका जो लॉ का सिलेबस है आज भी 50 साल पुराना है, करंट के हिसाब से उसमें लॉ नहीं है ना। प्रोमोटिंग स्टूडेंट को हमको क्या करना होगा, स्टूडेंट को प्रमोट करना होगा, फैकल्टी को प्रमोट करना होगा कि उनके इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, कि इंडिया के लॉ स्कूल्स जो है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, वहां के स्टूडेंट यहाँ पे आए, यहाँ के स्टूडेंट वहां जाएं, तो उनका एक्सचेंज हो। और क्या हो,
मोर इंटरनेशनल लॉ कोर्सेज, इंटरनेशनल लॉ पर हम अपने कोर्सेज लेकर के आए। और क्या करें, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स एक्सपोजर टू डिफरेंट लीगल सिस्टम। अभी हम केवल इंडिया के लीगल सिस्टम को ही जानते हैं, उसको भी ठीक से नहीं जानते। मींस हमको जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको हमें अदर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ में भी इंटरेक्ट करवाना होगा कि कॉमन लॉ सिस्टम में क्या हो रहा है ब्रिटेन वाला, फ्रांस में कैसे लीगल सिस्टम है वहाँ का, इजराइल का लीगल सिस्टम कैसा है, यूएसए का कैसा है, कनाडा का कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, उनको भी तो हम समझें कि हमारे यहाँ इंडिया में जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, वो क्राइम की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दूसरे कंट्रीज में कैसे वो लोग आगे बढ़ गए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर बहुत सारे इसी तरह के सजेशंस दिए हैं कि भाई हमको एक फ्रेश एयर लेकर के आनी होगी। जैसे उन्होंने एक सजेशन दिया कि सबसे पहला काम हमको करना होगा कि जो लीडरशिप पोजीशन है यूनिवर्सिटीज की, उसमें डीन हो गए, वाइस चांसलर्स हो गए, उसमें नेता टाइप के लोगों को मत लाओ, उसमें उन लोगों को लेकर के आओ जो बहुत अच्छे विजनरी एकेडमिशियंस हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें क्रिएशन के लिए, रिसर्च के लिए, जिनका खुद का रिसर्च का करियर रहा हो, उनको लेकर के आओ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में डीन, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं जो राइटर हैं, उन्होंने ये कहा कि देखो यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ी समस्या हमारे एक और है कि जो डीन या चांसलर, जो सॉरी वाइस चांसलर वगैरह जो भी हैं, वो रिसर्च वाले कम होकर के नेता टाइप के जो लोग ज्यादा हैं, जो पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसमें जब सपोज करो कि कोई एक्स नाम का कोई प्रोफेसर है, उसको डीन बना दिया आपने, उसका रिसर्च में बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, और जब कोई नया प्रोफेसर आएगा, यंग प्रोफेसर, वो उसमें जब रिसर्च की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, तो कई बार क्या होता है उनमें आपस में नफरत हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से आपस में पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड, कि बूस्ट द कल्चर ऑफ लीगल रिसर्च। केवल पढ़ाने से हमको आगे निकलना होगा कि लीगल रिसर्च सेक्टर में हमको स्पेशली क्या करना होगा, इनपुट देना होगा, उसको हमें डेवलप जो है करना होगा। जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट यहाँ पर बड़ा रेलेवेंट है, उन्होंने कहा था कि अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ। तो जो यूनिवर्सिटीज है फैक्ट लर्न करवाने की बजाय वो किस पर काम करें, इन पॉइंट पर काम करें, तो वो ह्यूमनिज्म के लिए काम करें, उसमें टॉलरेंस सिखाया जाए, रीजन हो, उनके पास तर्क हो, रिसर्च करेंगे तभी तो, एडवेंचर ऑफ आइडियाज हो, नए नए आइडियाज उनके पास में आए, यूथ के पास में, फिर वो रिसर्च करें, फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इस पर भी हमको फोकस करना होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमको अपने देश में एक ऐसा एकेडमिक माहौल बनाना होगा कि उस माहौल में जो एकेडमिशियंस हैं उनको वो फ्री और फेयर रहें, उनको किसी बात का डर ना हो, कि बहुत सारे नए नए रिसर्च करें, लीगल सेक्टर में करें, अदर सेक्टर में करें, और अपनी बातों को मींस बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के रख पाए सोसाइटी के सामने। भले ही उनके विचार सोसाइटी की जो मेजोरिटी है, ठीक है, सोसाइटी के बहुत सारे जो लोग हैं उनसे भले ही मैच न करते हो, लेकिन कम से कम ऐसा माहौल हमको यूनिवर्सिटीज में और उनमें रखना होगा कि कोई भी अपने रिसर्च करे और अपनी बात को सिंपली बस रख पाए, ठीक है। तो ये कहा है पार्लियामेंट्री कमेटी ने। ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर इसमें देखे। अब मैं आपसे इनवाइट करता हूं कि आपके क्या आइडियाज हैं कि इंडिया में लीगल एजुकेशन को हम रिफॉर्म करने के लिए, उसको हाइट पर ले जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चाहे आप वर्तमान के एडवोकेट्स हों या आज के एडवोकेट्स हों, आप मेरे ख्याल से ऐसी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि इंडिया में लीगल एजुकेशन को उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया जिस तरह से एजुकेशन जो मेडिकल फील्ड में है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो मैनेजमेंट फील्ड में है, कॉमर्स में है, सीए में, जिस तरीके से उनको प्रमोट किया गया। तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है हमारे देश के सारे स्टेट्स को, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको, हमारी जुडिशरी को, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको आगे आना होगा, प्रोफेसर्स को आगे आना होगा, गवर्नमेंट को आगे आना होगा, तब हम लीगल एजुकेशन को बहुत अच्छी हाइट पर लेकर के जा पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।